नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको भौतिक विज्ञान में स्थिर वैद्युतिकी जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स आपको हम बताएंगे एकदम बेसिक से, और कोशिश करेंगे कि आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल इजी हो जाए, आसान तरीके से आप समझ सकें। इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र से। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र की संकल्पना को समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की संकल्पना को समझने से पहले समझ लेना आवश्यक है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत आवेश, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए, जैसे ही हम किसी वस्तु में, जैसे मान लीजिए ये लोहे की वस्तु है, ठीक है, ये मार्कर लोहे का है, इसको हम बाहर से किसी सोर्स की सहायता से इसमें करंट फ्लो करा दिए, माने इसमें धारा प्रवाहित कर दिए। अब क्या होगा, अब इसमें कहा जाएगा कि यह वैद्युतमय हो गया। वैद्युतमय हो गया, इसका अर्थ यह है कि इसने आवेश ग्रहण कर लिया है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि आवेश, वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ में आकर उसे क्या कर देता है, वैद्युतमय कर देता है। क्या कर देता है? वैद्युतमय, माने उसमें इलेक्ट्रिसिटी का नेचर आ जाता है, ठीक है, जिस पदार्थ में ये आएगा। अब आप देखिए, जो वैद्युत आवेश है माने चार्ज है, ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है धनावेश, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिसे कहते हैं। दूसरा होता है ऋण आवेश, जिसे हम निगेटिव चार्ज कहते हैं, ठीक। जैसे व्यवहार में अगर आप बातों में देखेंगे तो आवेश कहा जाता है कि आवेश में आकर मैंने इसे मार दिया, मैंने कहीं झगड़ा हुआ तो कहा जाता है कि आवेश में आकर मैंने इसे पीट दिया। तो क्या आवेश का मतलब क्या हुआ? बहुत उत्तेजित हो गए। तो यहाँ जो चार्ज है इसका मतलब भी यही है। यह जैसे ही किसी भी वस्तु में आएगा उसे क्या कर देगा? उत्तेजित का मतलब क्या कर देगा? उसे वैद्युतमय कर देगा, उसमें एक गुण आ जाएगा। अब यह आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। प्रकृति में दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब आप समझने का प्रयास करिए, धन आवेश और ऋण आवेश ये जो पाए जाते हैं, इसकी संकल्पना कहाँ से आई? देखिए, कोई भी वस्तु जो होती है ये परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। मान लिया कि ये परमाणु है, ठीक है। परमाणु में एक मुख्य भाग होता है जो परमाणु का केंद्र कहलाता है, जिसे सेंटर कहते हैं, ठीक है। और इस सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित होता है। कैसा कण है? धनावेशित कण है। प्रोटॉन जो है ये धनावेशित कण है। और इसके बाहर ये नाभिक सबसे सशक्त भाग होता है, जिसे सेंटर हमने कहा, या न्यूक्लियस कह सकते हो, ठीक है, न्यूक्लियस भी कह सकते हैं आप, न्यूक्लियस। और इसके बाद ये जो इसके बाहरी कक्षा है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे विभिन्न कक्षाएं होती हैं। ये देखिए, ऐसे चक्कर करते हुए मिलते हैं, जैसे शक्तिमान के जैकेट में बना रहता था, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये जो बाहरी कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर भी एक कण है जिसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसा कण है? ये ऋणावेशित कण है, ठीक है, माने इस पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। जितना धन आवेश होगा, जितने मान का धन आवेश होगा, उतने ही मान का ऋण आवेश होगा। मान लीजिए धन आवेश कितने का है, अर्थात प्रोटॉन पर जो आवेश है वो कितने का है? 2 माइक्रोकूलाम का है। तो इलेक्ट्रॉन पर भी कितना होगा? 2 माइक्रोकूलाम ही होगा। अंतर क्या होगा कि ये प्लस में होगा और ये क्या होगा? माइनस में होगा। इसी प्लस और इसी माइनस होने के कारण जो परमाणु है वह कैसा होता है? वैद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है? वैद्युत उदासीन। वैद्युत उदासीन का मतलब क्या हुआ कि यह अपने आप से कोई क्रिया नहीं करेगा। कोई भी परमाणु वैद्युत उदासीन होगा, अपने आप से कोई क्रिया नहीं करेगा जब तक कि हम उसे अलग से कोई प्लस आवेश या कोई माइनस आवेश ना दे दें। कोई प्लस आवेश देंगे तो भी वो अपने एक्शन को दिखाएगा, और कोई ऋण आवेश देंगे, नेगेटिव आवेश देंगे तो भी वो अपने एक्शन को दिखाएगा। लेकिन ऐसे सामान्य अवस्था में वो किस में रहेगा? वैद्युत उदासीन रहेगा, क्योंकि जितना आवेश धन में होगा अर्थात प्रोटॉन पर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू में,
आंकिक मान में उतना ही आवेश ऋण पर होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर होगा। अंतर क्या होगा कि ये माइनस में होगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस में होगा। बस दोनों का योग कर लीजिए, प्लस माइनस में उतना ही होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसी वजह से कहा जाता है वैद्युत उदासीन। ये देखिए +2 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब आप देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, ये हो गया कितना, 0 आ गया। इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रकृति में आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत आवेश और आवेश के प्रकार आपको बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप देखिए इसके बाद किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की बहुलता, अधिकता, ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी परमाणु है ये, ठीक है, ये परमाणु है। वस्तु के अंदर क्या होता है, वस्तु के अंदर कण होते हैं, कणों से मिलकर वस्तु बनता है। और वस्तु जब कण है, कणों के अंदर क्या होता है, अणु और परमाणु। तो परमाणु सबसे वस्तु की छोटी इकाई है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा। यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस, नाभिक हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, नाभिक मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, नाभिक हो गया, ठीक है। इंग्लिश में तो बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ हिंदी में भी समझ लीजिए। अब देखिए नाभिक हो गया। अब नाभिक में मैंने क्या बताया होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन आवेश शून्य, इस पर आवेश शून्य है, ये उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस पे देखिए ऋण आवेश मैंने बना दिया, ये बाहरी कक्षा है, चक्कर लगा रहा है ऐसे, अच्छी बात है। अब आप देखिए ध्यान समझिएगा, कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखिए जितने प्रोटॉन पर धन आवेश होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन पर क्या होंगे, ऋण आवेश होंगे, ठीक है, बराबर मात्रा में। अब आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि यह परमाणु क्या है, वैद्युत उदासीन है। क्या है, वैद्युत उदासीन, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद की बात कर लेते हैं। अगर हम कुछ किन्हीं भी कारण से, किसी भी युक्ति से, किसी भी तरीके से इसकी बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम और अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें, वैद्युत मशीन ले आए उससे और अधिक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ मान लीजिए 2 माइक्रोकूलाम का ऋण आवेश था, इलेक्ट्रॉन था, और अधिक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 6 माइक्रोकूलाम का हो गया, 10 माइक्रोकूलाम का हो गया, ऐसे समझिए, माइनस में पहुंच गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऋण आवेशों की संख्या बढ़ गई, ऋण आवेश की संख्या बढ़ गई। ऋण आवेश संख्या बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की बहुलता हो गई, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब ये हो गया कि और निगेटिव हो गया, ये परमाणु क्या हो गया, और निगेटिव हो गया। अब आप देखिए, अगर यही ऋण आवेशों की संख्या जो 2 माइक्रोकूलाम थी घटाकर इसे 1 माइक्रोकूलाम कर दिया जाए, माने हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी किए हैं। तो कमी किए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसके धनायनों की संख्या में अब वृद्धि हो रही है, ऋणायनों की संख्या में कमी हो रही है, अर्थात किसमें वृद्धि हो रही है, धनायनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। समझने की जरूरत है कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो इसका मतलब पदार्थ जो है या परमाणु जो है वो क्या बनेगा, वो कुल मिलाकर निगेटिव बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा, अर्थात उसमें निगेटिविटी बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाएगी तो उसमें निगेटिविटी घट जाएगी, अर्थात वह उसमें क्या कह सकते हैं कि वह धनी हो गया। इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये उधार में थे। क्या थे, 100 रुपये उधार में, कहीं से आपने लिया था, ठीक है, 100 रुपये उधार में थे आप। कहने के लिए तो ये कह दोगे कि हम धनी हैं, हमारे पास 100 रुपये हैं, लेकिन वो किस में है, निगेटिव में, एक न एक दिन आपको चुकता करना पड़ेगा। अब आप देखिए, अभी इसमें से देखिए, ध्यान समझिएगा, इसमें से आपने 20 रुपये चुकता कर दिए, दे दिए 20 रुपये, अब कितना बचा आपके पास, 80 रुपये, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। 20 रुपये दिए तो 80 रुपये बचा, 80 रुपये बचा। इसका मतलब अब आप ऋणी जो है वो कम है, इसका मतलब आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, धनी हो रहे हैं, ऋणी कम हो गए ना। पहले 100 रुपये का आपके ऊपर लाइबिलिटी था, अब 80 रुपये की लाइबिलिटी हो गई, तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धनी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, आपके पास धन ज़्यादा हो रहा है, ये माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले 100 रुपये थी, 80 रुपये, एक दिन है 70 रुपये होगी, फिर 50 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर ऐसे ऐसे लाइबिलिटी अब खत्म हो जाएगी। तो अब आप पैसा एकत्र करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आपको किसी को देना नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर ऋण में वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या
यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, अर्थात जो परमाणु है वह निगेटिव है, अर्थात वस्तु निगेटिव हो गई है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, निगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई। और जब निगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाए तो यह कहा जाएगा कि वह परमाणु धीरे धीरे क्या हो रहा है, धनावेशित हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, अर्थात उसमें धनायनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, आवेश के संरक्षण को समझते हैं। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है? प्रकृति ने अपने आप से इसका मानक तय किया है। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। ये हो गया इसमें क्या, न्यूक्लियस, नाभिक, और इसमें न्यूट्रॉन हो गया, और क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन बाहरी विभिन्न कक्षाओं में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। अब आप देखिए, अगर हम क्या करें, आप ले लीजिए कांच की छड़, कांच की छड़ ले लीजिए, ठीक है, और उसको रेशम पर रगड़िए या आबनूस की लकड़ी ले लीजिए और उसको बिल्ली की खाल पर, कैट स्किन, बिल्ली की खाल पर रगड़िए, होगा क्या? ध्यान समझिएगा। कांच की छड़ को, पहला केस है कांच की छड़ को हम रेशम पर रगड़ें, दूसरा केस है आबनूस की लकड़ी को हम बिल्ली की खाल पर रगड़ें, होगा क्या? भाई हमने बताया अभी आपको कि कोई पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु का मतलब तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन ब्रह्मा? प्रोटॉन। विष्णु कौन? न्यूट्रॉन। महेश कौन? इलेक्ट्रॉन। ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, ये तीन लोग हैं। ऐसे कांच की छड़ में भी ये तीन लोग होंगे विद्यमान, और रेशम में भी तीन लोग विद्यमान होंगे, आबनूस की लकड़ी में भी तीनों लोग विद्यमान होंगे, और बिल्ली की खाल में भी विद्यमान होंगे। अब देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो होता क्या है कि रेशम में उपस्थित कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? कांच की छड़ में, ठीक। और कांच की छड़ से उपस्थित कुछ आयन, धनायन या आवेश कह सकते हैं, वो कहाँ जाते हैं? रेशम में जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आबनूस की लकड़ी से कुछ आवेश बिल्ली की खाल में, और बिल्ली की खाल से कुछ आवेश आबनूस की लकड़ी में जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ना रेशम से संपूर्ण आवेश कांच की छड़ में जाएगा, ना कांच की छड़ से संपूर्ण आवेश रेशम में जाएगा, ना आबनूस की लकड़ी से संपूर्ण आवेश बिल्ली की खाल में जाएगा, ना बिल्ली की खाल से संपूर्ण आवेश कहाँ जाएगा? आबनूस की लकड़ी में। होता क्या है? केवल आवेश का स्थानांतरण होता है। यहां से आवेश यहां चला जाएगा, कुछ आवेश यहां से यहां चला जाएगा, यहां से कुछ आवेश इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए होगा क्या, मान लीजिए इस पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश था रेशम पर, ठीक है, और इस पर जो है ये 2 माइक्रोकूलाम था, ठीक है। रगड़ दिया, कब तक रगड़ेंगे? जब तक हमको आवेश का मान बराबर नहीं करना है। कुल मिला के कितना हो गया? 2, हाई देखो कितना है, 10, 10 2 कितना? 12। रगड़ेंगे बराबर करने के लिए 6 माइक्रोकूलाम इस पे आ गया, 6 माइक्रोकूलाम इस पे आ गया। आप देखो 6 6 कितना हो गया? 12 हो गया कि नहीं हो गया? 12 हो गया। क्या हमने यहाँ पर आवेशों का मान कहीं से हटाया है? नहीं हटाया है। जितना पहले आवेश था दोनों को जोड़कर 10 2 12, उतना अभी भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। इसका मतलब ऐसे यहाँ भी मान लीजिए बिल्ली की खाल पर 8 माइक्रोकूलाम था, आबनूस की लकड़ी पर, ठीक है, कितना माइक्रोकूलाम था? 4 माइक्रोकूलाम था, या मान लीजिए 6 माइक्रोकूलाम था। रगड़ने पर क्या कर दिया? यहाँ पर रगड़ने के पहले देख लो, 8 से कितना? 14 माइक्रोकूलाम हो गया। रगड़ने के बाद मान लो 7 माइक्रोकूलाम इस पे आ गया, 7 माइक्रोकूलाम इस पे आ गया। तो रगड़ने के बाद क्या हो गया? जोड़ो कितना हो गया? 7 7 कितना? 14 माइक्रोकूलाम। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि उसके बाद रगड़ने के पश्चात भी और रगड़ने के पहले भी आवेश का मान क्या था? समान था। कह सकते हैं कि आवेश को हम ना उत्पन्न किए हैं ना समाप्त किए हैं, बस यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो गया? स्थानांतरित हो गया, ठीक है ना। तो आवेश को हम जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, इसे हम ना उत्पन्न कर सकते हैं ना इसे हम समाप्त कर सकते हैं। यही तो संरक्षण का सिद्धांत है। जिस वस्तु को ना तुम उत्पन्न कर सकते हो ना तुम समाप्त कर सकते हो, इसका मतलब वह वस्तु संरक्षित है। इसी प्रकार आवेश भी
जो कि एक भौतिक राशि है, इसे हम ना उत्पन्न कर सकते हैं ना इसे समाप्त कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण इसका होता है व्हेन वी रब्ड, जब हम इसे रगड़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है आवेश क्या है, संरक्षित है। ठीक है, आगे संरक्षण सिद्धांत में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है या इसे स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मूल आवेश और आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, मूल आवेश और इसी में समझ लेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति। ठीक है, आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, ये क्या होता है। मूल आवेश और आवेश क्वांटम प्रकृति से क्या समझते हैं। देखिए, प्रकृति ने आवेशों को दर्शाने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए एक छोटा, सबसे छोटा आवेश दिया है, उसे हम कहते हैं मूल आवेश। क्या कहते हैं, मूल आवेश। ठीक है, इसे किसे दिखाते हैं, इसे स्मॉल ई से दिखाते हैं। प्रकृति में उपस्थित सबसे छोटा आवेश है ये स्मॉल ई। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है और परमाणु में बीच में, ठीक है, सबसे शक्तिशाली भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इसमें दो लोग विद्यमान होते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके विभिन्न कक्षाओं में बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अब आप देखो यहां पे न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अब आप समझो, अगर प्रोटॉन पर मान लीजिए क्या कि प्रोटॉन पर 12 माइक्रोकूलाम का आवेश है, किसमें होगा ये, प्लस में। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो मान लीजिए 10 माइक्रोकूलाम का है, या ये भी 12 ही मान लो, 12 माइक्रोकूलाम का है, तो किसमें होगा, ऋण में। अब विभिन्न वस्तुओं के अलग अलग परमाणु होंगे, सब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो मान होंगे वो समान तो हो नहीं सकते। तो उसको दर्शाने के लिए, उसकी प्रकृति को दर्शाने के लिए, ठीक है, एक मानक तय किया गया सबसे छोटे आवेश के रूप में। वो सबसे छोटा आवेश जो है वो क्या है, ई है, मूल आवेश। ठीक है, ये क्या है, सबसे छोटा आवेश है ई, इसे मूल आवेश कहते हैं। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, जहां कूलाम आवेश का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्हीं के नाम पर आवेश का मात्रक रखा गया कूलाम। तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम ये मूल आवेश का मान है। ये जो मूल आवेश है इसी के आधार पर तय किया जाएगा। जैसे प्रोटॉन पर कहा गया 12 माइक्रोकूलाम है, तो ऐसे लिख देंगे 12 ई माइक्रोकूलाम आवेश। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर कह दिया गया कि -12 माइक्रोकूलाम है, तो -12 ई माइक्रोकूलाम आवेश। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरी बात, यहां पर लिखा गया आवेश की क्वांटम प्रकृति। क्वांटम मतलब क्या होता है, क्वांटम मतलब होता है छोटे छोटे कणों में बांटना, छोटे छोटे पार्ट में बांटना। ठीक है, क्वांटम छोटे छोटे पार्ट में बांटना, ये क्वांटम प्रकृति का मतलब हुआ। अब आवेश को छोटे छोटे पार्ट में क्या हम बांट सकते हैं, नहीं। आवेश को हम, ठीक है, न दशमलव में और न भिन्न में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जो आवेश होता है, किसी भी परमाणु में जो उपस्थित आवेश होता है उसे दशमलव या भिन्न में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। और यही आवेश की क्वांटम प्रकृति है। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है, आवेश की क्वांटम प्रकृति यह कहती है कि प्रकृति में जो उपस्थित आवेश का मान है, आवेश की मात्रा है, उसे दशमलव या भिन्न में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यही आवेश की क्वांटम प्रकृति है। ठीक है ना, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। आवेश क्वांटम प्रकृति क्या है कि आवेश को
छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे भागों में अर्थात दशमलव या भिन्न में बांटा नहीं जा सकता है, प्रदर्शित नहीं किया सकता है। यही आवेश की क्वांटम प्रकृति कहलाती है। जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वांटम का मतलब होता है तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट में बांटना। तो आप इसको समझ लो कि अगर हम छोटे छोटे पार्ट में बांट लेंगे आवेश को, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि हमने आवेश को छोटे छोटे पार्ट में बांट कर दिखा दिया, जो कि संभव नहीं है। इसलिए आवेश को दशमलव या भिन्न में प्रदर्शित करना संभव नहीं है, और दशमलव में भिन्न प्रदर्शित करने को ही छोटे छोटे पार्ट में बांटना कहते हैं। जैसे एक है, अब इसे पार्ट में बांटना है, 1/3, 1/4, 1/2, छोटे छोटे पार्ट में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए 12 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसे छोटे छोटे पार्ट में बांटना है, हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोकूलम चार्ज, 2 माइक्रोकूलम चार्ज, 3 माइक्रोकूलम चार्ज, ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये नहीं लिखेंगे 1.5 माइक्रोकूलम चार्ज, इसे बांटेंगे, तो ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आवेश का क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कूलाम, और उन्होंने आवेशों के लिए क्या दिया था, कूलाम का नियम, माने एक नियम बताया था आवेशों के लिए। कैसा नियम, उस नियम की जरूरत क्यों पड़ गई? उस नियम की जरूरत ऐसे पड़ गई कि अगर दो या दो से अधिक आवेश कहीं पर रखे हैं तो क्या उनके बीच बल लगेगा, यह चेक करने के लिए, यह ज्ञात करने के लिए कूलाम ने नियम बताया है। जरा देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए एक ये आवेश रखा है, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और ये एक आवेश रखा है, ये भी प्लस क्यू है, ठीक। एक आवेश यहां रखा है, ये है माइनस क्यू। जरा सोचिए, अगर प्लस क्यू है तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? इन दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन माने प्रतिकर्षण, ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये इसको धक्का देंगे, क्यों? क्योंकि ये सजातीय हैं। सजातीय का मतलब क्या होता है, एक ही जाति के हैं, इनकी जाति एक ही है, अर्थात ये प्लस है तो ये भी क्या है, प्लस है। ऐसे ही अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इसको एक दूसरे के हम पास लेकर आएंगे तो इनके बीच भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी क्या है, माइनस माइनस, दोनों सजातीय है। अरे भैया सीधी सी बात है, अगर प्लस है या माइनस है, माइनस माइनस करीब लेके आएंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण, प्लस प्लस को लेके आएंगे इनके बीच प्रतिकर्षण। क्या यह संभव है कहीं कि लड़के और लड़के की शादी कराई जाए, लड़के की शादी लड़के से कराई जाए, यह संभव है? या लड़की की शादी लड़की से कराई जाए, यह संभव है? अब भाई संभव तो हो जा रहा है, लेकिन यह प्रकृति के क्या है, खिलाफ है। इससे जो है रिप्रोडक्शन नहीं होगा। लड़के लड़के की शादी तो करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे जो है इसे वैलिड किया हुआ है, लड़की की लड़की शादी हो सकती है, लेकिन इससे रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अर्थात ये प्रकृति के खिलाफ है। इसी प्रकार प्लस क्यू या माइनस क्यू, प्लस का मतलब लड़के लड़के समझ लीजिए, माइनस का मतलब लड़की लड़की समझ लीजिए। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो निगेटिव है, तो ये प्लस प्लस, ये इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, और माइनस माइनस के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर कोनो लड़का लड़की को देखता है तो इनके बीच क्या लगता है, आकर्षण, या कोई लड़की लड़के को देखती है तो उसके बीच क्या लगता है, आकर्षण। इसका मतलब क्या हुआ, लड़का लड़की की तरफ आकर्षित हो जाता है। वैसे ही एक प्लस क्यू चार्ज है, वो माइनस क्यू चार्ज की ओर क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच कौन सा बल लग जाएगा, आकर्षण का बल लग जाएगा। प्लस क्यू आवेश अर्थात धन आवेश और माइनस अर्थात ऋण आवेश के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। तो बल जो लगेगा उसकी प्रकृति तो क्लियर हो गई, लेकिन कितना बल लगेगा उसका मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम बताया था। उस नियम को चलिए समझते हैं। देखिए यहां मान लीजिए कि दो आवेश हैं, ठीक है। ये मान लीजिए Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, मान लिया गया है,
ठीक है। ये किसी ऐसे माध्यम में रखे हुए हैं जिस माध्यम में मान लिया गया कि वायु अथवा निर्वात है। क्या है? निर्वात अथवा क्या है? वायु। वायु हर जगह ही है, निर्वात अर्थात जहां पर वायु निकाल ली गई हो, ले ली गई हो। अब आप देखिए यहां से, तो कूलाम ने बताया था कि इनके बीच एक बल लगेगा, उस बल का मान क्या होगा? कूलाम ने बताया कि इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, इस आवेश और इस आवेश, देखिए इनकी प्रकृति नहीं दे रखी है हमने, इनकी प्रकृति मैंने नहीं दे रखी है, प्रकृति आपको नहीं बताई है। इसका मतलब इनके बीच बल लगेगा, चाहे ये दोनों प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण का बल, एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षण का बल, अगर दोनों माइनस के होंगे तो भी प्रतिकर्षण का बल, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने चलना है। तो कूलाम ने बताया कि इनके बीच जो बल लगेगा, ये Q1 और Q2 आवेश, माने Q1 Q2 आवेश, इनके गुणनफल, देखो बीच में प्रोडक्ट लगा है माने गुणन हो रहा है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के ही ये जो बल होगा, इनकी बीच की दूरी के ही वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे बल का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा, ये देखो r, जैसे दूरी का मान बढ़ेगा आवेश का मान कम होगा। जरा सोचो, एक आवेश अगर यहीं पे है, उसके बगल दूसरा आवेश रखा गया है, दोनों ही प्लस मान लो, दोनों ही माइनस मान लो, एक प्लस एक माइनस मान लो, कुछ भी समझ लो, तो उनके बीच कुछ ना कुछ बल का अनुभव हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे, बताओ कहो बहुत दूर अगर कोई आवेश रखा है और वो बहुत दूर रखा है, तो उनके बीच क्या बल लग पाएगा? लगेगा, लेकिन उस बल का मान इनकी तुलना में क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, तो यहां पर कूलाम ने बताया कि जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा, बल का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो जब ये बढ़ेगा, ये कम होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच अपोजिट रिलेशन है, उल्टा संबंध हो गया। क्योंकि यहां पर अगर हम बटे में रखेंगे तो ये साबित कर रहा है कि जैसे जैसे ये बढ़ाते जाएंगे ये घटता जाएगा। जरा देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए x की वैल्यू 1/2 है, या 1/a मान लो, 1/a मान लो। तो अब बताओ a की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो। देखो x की वैल्यू क्या हो रही है? x बराबर 2 रखने पर 1/2 आधा मान, फिर 3 रखने पर 1/3, देखो इससे भी छोटा हो गया, 1/4, देखो इससे और छोटा हो गया, 1/5, 5 रखने पर और छोटा हो गया, 1/6 और छोटा। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे a का मान बढ़ाते जा रहे हैं, x का मान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे दो आवेशों के बीच दूरी का मान बढ़ाते जाएंगे, उनके बीच लगने वाले बल का मान बाबू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो बाबू ये बात समझने के लिए ही इसको ध्यान से देखना है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब दोनों को मिला दीजिए, क्या मिलेगा? F प्रोपोर्शनल टू, देखो ये गुणे में है, ये बटे में, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 इंटू 1 अपान कितना? R²। क्या मिलेगा? F प्रोपोर्शनल टू, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो Q1 इंटू Q2 अपान कितना? R²। ठीक है, अब यहां पर ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दीजिए, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाइए, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा स्मॉल के। फिर इसका रूल है, जैसे ही ये सिंबल हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है स्मॉल के। ठीक है, स्मॉल के आ गया, स्मॉल के इंटू कितना? Q1 Q2 अपान कितना? R²। Q1 Q2 अपान कितना? R²। ठीक है, इसे मान लिया घेर के ऐसे, इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर ध्यान समझने की जरूरत है कि जहां के क्या है? ये अनुक्रमानुपातिक। अनुक्रमानुपातिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह अनुक्रमानुपात के स्थान पर रखा गया। ठीक है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक। ठीक है, क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अनुक्रमानुपातिक नियतांक। इस के की कोई वैल्यू होती है, इस के की क्या होती है? कोई वैल्यू होती है, कितनी होती है ये देखना है। ठीक है, हाँ, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। क्या? 9 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्या होती है? 9 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहां से देख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर कैसे आए ये मैं बता दे रहा हूं। और 9 10⁹ ये प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया गया मान है। के स्थान पर जो 9 10⁹ लिखा जाएगा ये प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया हुआ मान है। मात्रक कैसे प्राप्त हुआ? यहाँ क्वेश्चन जरा देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो, के को अगर रोको और बाकी सबको इधर फेंको, क्या मिलेगा? बताओ भाई, ये मिल जाएगा आपको k इज इक्वल टू, देखो तिरछा गुणा मारो, कैंची गुणा F गुणे R²।
एफ गुणे आर स्क्वायर बटे कितना Q1 इंटू Q2, यहाँ पर मिल जाएगा Q1 इंटू Q2, तो K बराबर क्या मिला, मात्रक लिखो सीधे सीधे, ठीक है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, बटा लगा है तो प्रति, आवेश का मात्रक कूलाम, फिर आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम गुणे कूलाम कितना, कूलाम स्क्वायर। देखो ऊपर वही लिखा है, नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वैल्यू है के की, ये के के जगह पे रखोगे तो क्या मिलेगा बच्चा, एफ बराबर के का मान 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। इसके बाद देखो Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है, अपान आर स्क्वायर। ये एक इक्वेशन मिल गया, इसे कहेंगे इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2, ठीक है। देखिए बेसिक समझने की जरूरत है, जब आप कूलाम के नियम को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए पहले एकदम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट्स चलेंगे, ठीक है। तो इतना नोट करिए। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए के का जो मान है वो कितना रखा गया उसको देखिए। समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, निर्वात अथवा वायु, ठीक है, के लिए फार्मूला बन जाएगा F बराबर, यहां पर देखिए गणना की सुविधा, ये इतनी गिनती लिखा जाए, इसके आगे कांस्टेंट वैल्यू लिखा जाए, यहां पर क्या है, ये गिनती है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हटा कर इसको रिमूव कर कर इसके जगह पर इसी के मान के बराबर, इसी के इक्विवेलेंट एक मान रखा गया, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये डरने की कोई बात नहीं, घबरा गए बहुत चिंता, ये 9 10 पावर 9, ये देखिए ध्यान से 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये इक्विवेलेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है, इसीलिए इसके जगह पर इतनी वैल्यू रखी गई है। आगे देखेंगे फिर क्या है, Q1 Q2 अपान कितना, आर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। बल का कोई मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, कोई बल हो मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से, यहां पर एक शब्द लिखा गया है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं। ये क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, वैद्युतशीलता। अब ये वैद्युतशीलता शब्द क्या है, वैद्युतशीलता क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता वो होती है कि निर्वात में किसी भी पदार्थ द्वारा, ठीक है, वैद्युत के कितनी वैद्युत ग्रहण कर रखी है, वो कोई वस्तु निर्वात में कितना वैद्युत ग्रहण कर रखी है, वही क्या है, उसकी वैद्युतशीलता है, जिसको किससे दिखाएंगे, एप्सिलॉन नॉट से दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, एप्सिलॉन नॉट से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसे क्वेश्चन थर्ड मान लीजिए, एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाती है और इसका डायमेंशन, इसका यूनिट पूछा जाता है। तो छोटी सी हेडिंग डालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक व विमाएं, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, क्या निकाला आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 10 पावर 9, ठीक है, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, चलिए देखिए क्या हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, क्या आ जाएगा, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर कितना, 9 होगा। ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, ठीक है, इंटू क्या है आगे, 9 इंटू 10 पावर 9, 10 पावर 9 को मैं अगर ऊपर भेजूं तो 10 पावर कितना बनाएगा, -9, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, देखिए कायदे से 1/9 36 और गुणे 3.14, 10 की घात 9 है, समझिएगा कायदे से, 10 की घात -9 है। देखो नीचे कितना भी हो तो ज़्यादा ही है, ऊपर डिवाइड करने पर जाएगा नहीं, तो आप एक काम करो, ऊपर क्या कर लो, 1 2 3 जीरो बढ़ा लो, तो नीचे भी 3 जीरो बढ़ेगा
ठीक है, बढ़ा दिया मैंने। अब जो नीचे बढ़ा उसका काम क्या होगा देखना अभी कायदे से। 1000 डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, देखो 314, 36, 6 चौक 24 के 4 हासिल कितना 2, 6 का नम 6, 6 2 8 और 4 3 12, 12 8 कितना 20, 2 6 3 18, 18 2 20 और 3 1 का नम 3, 3 23, 3 हासिल कितना 2 और 3 3 का 9, 9 और 2 11, 11 304 ये आएगा। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 2 अंक पे, यहाँ पे 2 दशमलव लगा है, 2 अंक पे लग गया। अब 10 की घात 1 2 3 ऊपर जाएगा कितना बनेगा -3, -3 -9 मिल क्या बनाएगा -12, 9 3 12। अब देखिए इसको डिवाइड करना आसान हो गया, 1000 है, नीचे कितना है 113 है ना, तो डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा ये आएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। डिवाइड करने पे इतना आएगा, डिवाइड करके चेक कर सकते हो आप, 8.85 10 पावर कितना -12। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और था, आगे मान तो निकल गया, मात्रक कैसे निकलेगा, देखो फार्मूला मैंने बताया था आपको, F इक्वल टू समीकरण 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या निकला था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इंटू Q1 Q2 अपान कितना R², ठीक है, ये निकला हुआ था। अब आप देखो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट को रोकें, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इधर ले आए, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में ले गए और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/4 पाई और इंटू एफ और इंटू ऊपर Q1 इंटू Q2 अपान R²। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ से निकालें, क्या मिलेगा 1/4 पाई, तो 4 पाई की तो कोई यूनिट होगी नहीं, Q1 की यूनिट होगी, Q2 की यूनिट क्या होगी कूलाम और इंटू कूलाम माने कूलाम, इसकी यूनिट कूलाम, इसकी यूनिट कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम कितना कूलाम स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ से डिवाइड बाई 4 पाई की यूनिट होगी नहीं, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और डिस्टेंस दूरी की यूनिट क्या होती है मीटर, और मीटर पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, तो यूनिट क्या मिल गई यहाँ पे देखो, यूनिट लिख सकते हो आगे क्या कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप समझ सकते हैं कि वही यूनिट मिली है जो अभी 9 10 पावर इंटू 10 पावर 9 की मिली थी, लेकिन उसका अपोजिट है, माने उसका उल्टा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर वहां पे था, यहाँ पे क्या है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बीमा निकालते हैं, इसकी बीमा, अब बीमा भी यहीं से आएगी, देखो फोर्स से ही, इस फार्मूले से, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिलेगी जरा देखो, यहां से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन देखो, Q1 चार्ज है Q, इसकी डायमेंशन क्या होगी इधर देखो, I बराबर Q बाई टी, धारा किसे कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को, तो Q बराबर क्या मिलेगा I इंटू टी, I क्या है करंट और T क्या है टाइम। तो यहाँ पे देखो आप चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी 80, ठीक है, फिर चार्ज है इसकी डायमेंशन पुनः क्या हो जाएगी 80 डिवाइड बाई ये क्या है बल की डायमेंशन क्या होती है mLT-2 और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है L, डिस्टेंस को लंबाई, ठीक है, में नापेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई दूरी विस्थापन सबको मीटर में नापा जाता है और सबकी डायमेंशन L होती है। तो इस पे L पे यहाँ पे स्क्वायर है तो लगा देंगे स्क्वायर, क्या मिलेगा देखते रहिए, M ऊपर जाएगा M इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, एक L यहाँ पे 2 L यहाँ पे, L की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक। अब आप देखो यहाँ से इसके बाद t की पावर -2 है, t की पावर ऊपर 1 1 1 1 2 और ये -2 ऊपर गया, -2 +2 हो गया, +2 और t पहले से था कितना हो गया, t की पावर कितना 4 और a क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, t की पावर 4 और क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या मिल गया m इनवर्स L क्यूब t पावर 4 a स्क्वायर, ठीक है। बेसिक्स तरीके से आपने डायमेंशन निकाल ली, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमा आपने बहुत इजी निकाल दी। यहां से इसका मूल मात्रक आ जाएगा, क्या आ जाएगा मूल मात्रक मूल राशियों में आया है, बीमा हमेशा मूल राशियों को व्यक्त करती है। द्रव ये m क्या है m मास है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम इनवर्स। L क्या है लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर का क्यूब, इस पे क्यूब लगा था। T क्या है सेकंड है, समय का मात्रक सेकंड होता है, इसकी पावर हो जाएगी 4 और A क्या है एम्पियर है और इसका हो जाएगा A इसका स्क्वायर, किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब, किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब, सेकंड की पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर, ये इसका क्या मिल गया मूल मात्रक मिल गया। तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान मात्रक विमाएं भी आपसे पूछी जाती हैं जो कि आपने निकाला है, तो इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए यदि
कागज निर्वात जो था, जिसके लिए फार्मूला निर्वात अथवा वायु, जिसके लिए आपने फार्मूला निकाला था F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसे शायद समीकरण 3 माना था आपने, ठीक है। ये निर्वात अथवा वायु के लिए निकाला था। अगर यहाँ पर निर्वात अथवा वायु के जगह पर कोई माध्यम हो, कोई मीडियम हो, कैसा माध्यम हो? परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम हो, ठीक है। परावैद्युत माध्यम किसके लिए? परावैद्युत पदार्थों के लिए। तो परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे क्या होता है? कागज, ठीक है, तेल, ठीक, मोम, ठीक, ये सब हैं, ये सब परावैद्युत पदार्थ हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, वैसे कहने के लिए सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसके बीच में नाभिक होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाता है। लेकिन कुछ पदार्थों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कमजोर बल द्वारा, कमजोर माने जिनकी प्रबलता कम है, कमजोर बल द्वारा किससे? नाभिक से बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, ठीक है। तो कमजोर बल द्वारा जब नाभिक से बंधे होंगे तो क्या होगा? जरा सा ही ऊष्मीय विक्षोभ होगा या ताप पाएंगे या बाहर से कोई ऊर्जा पाएंगे तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चले जाएंगे या गति करने लगेंगे पूरे पदार्थ में, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भैया, ये कहाँ से आते हैं? जैसे समझिए, घर में मान लीजिए 2 भाई बहन हैं, ठीक है, और मम्मी पापा भी हैं। जब तक मम्मी पापा घर में हैं तब तक भाई बहन पढ़ रहे हैं, और जैसे मम्मी पापा कहीं बाहर निकले, पट्ट से बच्चे भी निकल के बाहर खेलने लगे, तो वो क्या हैं? वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं, मम्मी पापा घर पे रहें चाहे बाहर रहें, बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना काम पूरी विनम्रता से या पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं? वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, वो अपनी कक्षा छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो कमजोर वाले होते हैं ना, ये तुरंत ही अगर बाहर से बल मिल गया तुरंत ही कक्षा छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी कारण जो है धारा प्रवाहित होती है। ये परावैद्युत पदार्थों में पाए नहीं जाते। परावैद्युत पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने नाभिक से प्रबल आकर्षण से बंधे होते हैं। तो इनको अगर हम बाहर से कोई ऊर्जा या उसमें विक्षोभ देते भी हैं तो ये क्या करते हैं? ये जो है प्रेरण के कारण ध्यान दीजिएगा, प्रेरण के कारण क्या कर लेंगे? प्रेरण का मतलब होता है अगर +2 माइक्रोकूलम इस पे है तो इस पर भी +2 माइक्रोकूलम के बराबर ही आवेश आएगा, परिमाण में अलग हो सकता है। प्रेरण के कारण आयन उत्पन्न कर लेंगे, आवेश उत्पन्न कर लेंगे, लेकिन अपनी कक्षा को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे कौन होते हैं? परावैद्युत पदार्थ होते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? कागज, तेल, मोम, ये सब दिया, ठीक है। तो अगर कोई माध्यम हो तो उसमें जो बल का सूत्र है वो क्या बनेगा? वो Fm, m माने मीडियम, Fm बराबर 1/4πε0, और फिर यहाँ पर एक आ जाएगा K, कैपिटल K आ जाएगा। कैपिटल K क्या है? ये कैपिटल K परावैद्युत माध्यम का परावैतांक है। K क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैतांक है, ठीक है। K हो गया, फिर Q1 Q2 अपान कितना? R² हो गया, ठीक है। जब तक जहाँ कैपिटल K क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैतांक है। इसे मान लिया इक्वेशन मैंने 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये यहां से समझ सकते हैं आप K का मान। हाँ, अब यहां पे समझिए K की जो वैल्यू होती है, K का जो मान होता है, ठीक है, वो किसके लिए? परावैद्युत पदार्थों के लिए सदैव 1 से क्या होता है? बड़ा। 1 से सदैव बड़ा होगा परावैद्युत पदार्थों के लिए। और ये धातुओं के लिए क्योंकि धातु में चालकता का मान अधिक होता है, तो धातुओं के लिए K का मान कितना होता है? अनंत, माने बहुत ज़्यादा होता है K का मान सदैव परावैद्युत पदार्थों के लिए तो 1 से बड़ा ही होगा, लेकिन धातुओं जिसमें करंट फ्लो होता है उसमें K का मान सदैव क्या होगा? बहुत बड़ा, अनंत, पता नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अनंत कहा गया। अब आप देखिए, यहाँ से अगर हम F/Fm करें, माने क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 से डिवाइड कर रहे हैं, F/Fm, तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है, और जो सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, माने ये K के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा? K के। तो जो K है, जिसे हम क्या कहते हैं? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। यह एक अंक है जिस पर परावैद्युत माध्यम का मान पता किया जाता है। परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक क्या होता है?
परावर्तांक वह मान है जो निर्वात अथवा वायु में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, F क्या है? F निर्वात अथवा वायु में दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल है। निर्वात अथवा वायु में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में, M क्या है? माध्यम, किसी माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। परावर्तांक क्या है? परावर्तांक वायु अथवा निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ये के अर्थात परावर्तांक का मान है। अब आप यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, छोटी छोटी चीज है, इसके बाद ये वीडियो खत्म करेंगे। आप देखो, अगर मैं इक्वेशन 4 से चलूं तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या मिलेगा? यहां पे देखना कायदे से, Fm इक्वल टू, जो लिखा गया है पूरा लिखा ही है, Fm इक्वल टू 1/4 पाई। इस पूरी वैल्यू को मैं अगर एप्सिलॉन लिख दूं थोड़ी देर के लिए, समझिए कायदे से, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर है क्या? है ये, वास्तव में मैंने किया क्या है ये कि मैंने एप्सिलॉन नॉट K के जगह पर एप्सिलॉन लिख दिया, इतना लंबा ना लिखना पड़े इसलिए इतना। तो मिलेगा क्या? मिलेगा ये कि एप्सिलॉन नॉट, देखना कायदे से, सॉरी एप्सिलॉन अथवा और करके एप्सिलॉन, इसको यहीं रहने दीजिए, ये गुणे में इधर बटे में हो जाएगा। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके मिलेगा? K। इसका एक सूत्र ये निकला है परावर्तांक का, और एक सूत्र यहां भी निकल गया। क्या निकल गया? K। आप कह सकते हो कि किसी माध्यम का परावर्तांक K क्या है? किसी माध्यम का परावर्तांक, ठीक, माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। किसी माध्यम का परावर्तांक माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछाता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछाता है, इस पे दोनों पे न्यूमेरिकल पूछाता है। अगर आपके दिमाग में छोटे छोटे फार्मूले कॉन्सेप्ट सहित रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसको इसी तरीके से आप दिमाग में बैठाते चलिए और हमारे साथ चैप्टर का आनंद लेते चलिए। वादा करते हैं आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। फिजिक्स सेकंड पेपर मैं बहुत इजीली खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मेरी वीडियो की जरूरत पड़ जाती है, तो यदि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो आपका बहुत एहसान उन बच्चों पर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।